हाँ जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का अपने चैनल पे। माय नेम इज़ कुणाल चौधरी और आज हम अपने चैनल पे फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास इंग्लिश का सब लोग बात कर रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया, लेकिन कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। आई तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आई कौन है या ग्रैंडमदर कौन है। तो इस चैप्टर में देर आर टू कैरेक्टर्स। नंबर 1 है कौन? ग्रैंड डॉटर, पोती, और दूसरी है ग्रैंडमदर। तो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडमदर का इस चैप्टर में क्या रिलेशन है? ग्रैंड डॉटर का नाम है सुधा मूर्ति, वो इस चैप्टर के नरेटर भी हैं, वो इस चैप्टर की ऑथर भी हैं। तो सुधा मूर्ति ने ही इस चैप्टर को लिखा है और सुधा मूर्ति ही इस चैप्टर में अपने और अपने दादी के रिलेशन के बारे में भी डिस्कशन कर रही हैं। सुधा मूर्ति की एज है 12 ईयर्स, वेयर एज ग्रैंड मदर जिनका नाम है कृष्टिका, क्या है ग्रैंड मदर का नाम? कृष्टिका, जिनकी एज है 62 ईयर्स। अब इस चैप्टर में जो डिस्कशन किया गया है वो ये बताया गया है कि फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और सेकंड, एजुकेशन इज द की टू प्रिजन, शिक्षा हर एक जेल की चाबी है, हर एक जेल का ताला है, यानी कि उसे खोलकर आप आज़ाद हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। आते हैं, चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले कि व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स, जब मैं 12 साल की थी। यहां पर वो गर्ल कौन है? यहां पर वो गर्ल है सुधा मूर्ति, जो इस चैप्टर की नरेटर है। वो अपने बारे में बता रही है कि जब मैं 12 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन अ नॉर्थ कर्नाटका, यानी कि साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर कर्नाटका, जहाँ वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी और इवन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। उन दिनों, दोज डेज, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, यानी कि जैसे आज आपको आसानी से घर बैठे हुए रैपिडो बुक हो जाती है, उबर बुक हो जाती है, ओला बुक हो जाती है, कहीं से भी आप कोई भी कैब बुक कर लेते हैं, बस सर्विसेज बहुत अच्छी है, घर से निकलते ही ई रिक्शा मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। बट सुधा मूर्ति बोलती है उन दिनों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उन दिनों यातायात के जो साधन थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, सुविधा बहुत अच्छी नहीं थी। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो उनका जो दोपहर का जो आया करता था अखबार, जो सुबह आना होता था वो दोपहर को पहुंचा करता था, यानी कि उन्हें लगभग 3-4 घंटे लेट न्यूज़पेपर मिला करता था। और जो वीकली मैगजीन आया करती थी वो हमेशा एक दिन आती थी। सपोज कीजिए कि आपकी मैगजीन आती है थर्सडे को, बट उन लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, तो उन लोगों के पास मैगजीन पहुंचती थी फ्राइडे को। बट उसके बाद भी वो कहते हैं कि ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस, हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे उस बस का। कौन सी बस का? जिस बस में उनके वो सारे पेपर्स आते थे, वीकली मैगजीन आती थी, पोस्ट लेटर्स आते थे, पार्सल्स आते थे। तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे वो अपने उन सब डिलीवरी का। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड, कि एट दैट टाइम, लेकिन कहती है उन्हीं दिनों में, ये सब उन्हीं दिनों की बात बता रही है, दैट त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। जैसे आज आपसे कोई पूछे कि कोई अभी लेटेस्ट मूवी आई है तो आप बोलेंगे हाँ, धुरंधर। उस समय पर लोग मूवीज़ कम देखा करते थे, मैगजीन्स, नॉवेल्स, बुक्स ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। तो उन दिनों एक फेमस राइटर हुआ करती थी उन्हीं की कन्नड़ लैंग्वेज में, जिसका नाम था त्रिवेणी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, यानी कि त्रिवेणी जिस तरीके से लिखती थी वो बहुत ही आसानी से समझ में आता था।
और ऐसा लगता था दैट हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इट मीन्स उसका राइटिंग स्टाइल ऐसा था, उसकी स्टोरीज हमेशा एक कॉमन आदमी की जिंदगी से रिलेट करती थी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई मूवी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई सीरियल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक ऐसा इवेंट देखते हैं और कोई एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं अरे यार ये तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ है ना। कई बार हम लोग मूवीज देख रहे होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या फील होता है उस समय, अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो इट मीन्स इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि त्रिवेणी बहुत ही अच्छी राइटर थी, कन्नड़ लैंग्वेज की, बहुत ही वंडरफुल थी, उसका लिखने का तरीका बहुत ही आसान था और कन्विंसिंग था, और उसकी स्टोरीज आम आदमी के जीवन से संबंधित थी एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। क्लियर? बट अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। मतलब जो त्रिवेणी थी वो एक बहुत अच्छी लेखिका तो थी, वो बहुत अच्छी नरेटर तो थी, वो बहुत अच्छी राइटर तो थी, उसने बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स तो लिखी, लेकिन उसका जो करियर था वो बहुत कम एज में था, यानी कि वो बहुत छोटी एज में ही एक्सपायर हो गई। लेकिन आज 40 साल बाद भी लोग उसके लिखे हुए काम को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कहानियों को पढ़ते हैं। जैसे आज भी हम इतने सालों बाद महात्मा गांधी को याद करते हैं, आज हम इतने सालों बाद भगत सिंह को याद करते हैं। क्यों? उनकी अचीवमेंट की वजह से, उनके जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उस सब की वजह से। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि त्रिवेणी बहुत अच्छी राइटर थी, उसने बहुत कुछ अच्छा लिखा, लेकिन वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई। बट स्टिल आज 40 साल बाद भी लोग उसको काम को सराहते हैं, लोग उसकी नॉवेल्स को पढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। कहती है ऐसी ही एक नॉवल हुआ करती थी काशी यात्रे। कौन सी? काशी यात्रे, जो कि कन्नड़ वीकली करमवीरा एक सीरीज थी, उसका एक पार्ट था। और उस कहानी में क्या था, उस कहानी की बात बता रही है जो त्रिवेणी ने लिखी। क्या कहानी है सुनिएगा बच्चे बड़े ध्यान से। ये स्टोरी है एक ओल्ड लेडी की, जहां पर उस बूढ़ी औरत की बड़ी मनो इच्छा होती है कि वो काशी और वाराणसी जाना चाहती है। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की भी इच्छा होती है ना कि भाई मुझे भी 4 धाम यात्रा करनी है, मुझे भी एक बार भगवान के पास जाने से पहले ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है। ऐसे ही उस नॉवल के अंदर एक कैरेक्टर था, ऐसे ही उस ड्रामा के अंदर जो त्रिवेणी ने लिखी थी, काशी यात्रा जो नॉवल थी, उसके अंदर एक आंटी थी, एक बूढ़ी लेडी थी, जिनकी इच्छा थी कि वो एक बार काशी और वाराणसी जाना चाहती हैं। क्योंकि बहुत सारे हिंदूज का ये मानना है कि अगर वो काशी जाते हैं और लॉर्ड विश्वेश्वरा भगवान की पूजा करते हैं तो ये उनका ही बिल्कुल अंतिम पुण्य उनको मिलेगा। तो इसका मतलब वो जो दादी जी थी उस कैरेक्टर में, उस नॉवेल में, वो भी चाहती थी कि वो काशी और वाराणसी जाएं और लॉर्ड विश्वेश्वरा यानी कि भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करें तो उनको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। बट this old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel। तो उस जो कहानी में उनका संघर्ष लिखा हुआ है कि कैसे वो प्रार्थना करती थी प्रभु से, पैसे इकट्ठा करती थी और जो भी उनकी इच्छाएं थी वो सब कुछ करती थी। कहाँ जाने के लिए? काशी जाने के लिए। किसकी पूजा करने के लिए? लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने के लिए। बट उसी स्टोरी में जैसे इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर है ना, एक कौन है? ग्रैंड डॉटर और एक कौन है? ग्रैंड मदर। ऐसे ही वो जो नॉवेल था काशी यात्रे, उसमें भी 2 कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर कौन था? एक बूढ़ी दादी, ओल्ड लेडी, और दूसरा कौन था? एक यंग लेडी यानी कि एक लड़की। और वो लड़की कैसी थी? दैट वॉज एन ऑर्फन गर्ल। वो लड़की अनाथ थी, लेकिन उसको किसी से प्यार हो जाता है उसी नॉवेल में और वो शादी करना चाहती है, बट उसके पास कोई पैसे नहीं थे। तो उस नॉवेल के अंत में, उस नॉवेल के फाइनल में, एंड में ये दिखाया गया कि ये जो बूढ़ी लेडी थी ये वाली, ये अपना सारा पैसा इस यंग लेडी को दे देती हैं, जो उन्होंने कहाँ जाने के लिए जोड़ा था? काशी यात्रा। नहीं, कहाँ पर?
काशी, बिल्कुल सही, क्योंकि वो काशी यात्रा करना चाहती थी। उन्होंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊंगी और पुण्य कमाऊंगी, लेकिन उन्हें वो एक लड़की दिखाई देती है जो कि अनाथ थी और वो किसी से शादी करना चाहती थी, बट उसके लिए पैसा नहीं था। तो जो ये ओल्ड लेडी थी, इन्होंने अपनी सारी सेविंग्स का पैसा बिना काशी जाए किसको दे दिया? इस यंग लेडी को दे दिया। और क्या कहा? द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। यानी कि काशी जाने से अच्छा है कि मैं किसी गरीब की मदद यहीं पर कर दूं। आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कि सिर्फ भगवान को पूजने से, प्रार्थना करने से ही सब कुछ नहीं मिलता। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने माता पिता की बातों को सुने और गरीबों की मदद करें, तो ये भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि पूजा करके या हमें प्रार्थना करके प्राप्त होता है। बट आगे चलते हैं। ये तो हुई नॉवेल की बात। अब फिर से जो सुधा मूर्ति हैं वो अपनी दादी के बारे में बताती हैं, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। मेरी ग्रैंड मदर, किसकी ग्रैंड मदर? सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर, यानी कि कृष्ण का। कहती है नेवर वेंट टू स्कूल, यानी कि मेरी दादी जी कभी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए मेरी दादी पढ़ नहीं सकती। एवरी वेंसडे, हर बुधवार को, वो जो मैगजीन थी, कौन सी बच्चों? काशी यात्रे, वो आती थी और मैं दादी को उसका अगला एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। बट ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि सुधा मूर्ति कहती है कि जब भी वो नॉवेल आती थी काशी यात्रे, बस से, है ना, एक दिन लेट डिलीवर होती थी, तो क्या होता था? मेरी दादी अपना सारा काम छोड़कर मेरे पास आती थी भागी भागी। क्या कहती थी कि सुधा मूर्ति बेटा, मुझे फटाफट बता कि अगले चैप्टर में क्या है, अगले एपिसोड में क्या है। तो लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। उसके बाद जैसे मैंने अब आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। या फिर हम इतने ध्यान से किसी चीज़ को देखें, जैसे मूवीज़ को देखते हैं, हम एक भी एपिसोड मूवी का भूलते नहीं हैं। तो ऐसा ही होता था कि सुधा मूर्ति अपनी दादी को वो हर एपिसोड सुनाती थी और दादी उसको बाय हार्ट याद कर लेती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी कभी काशी नहीं गई, बट शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब मेन कैरेक्टर, और मेन कैरेक्टर कौन था बेटा उस नॉवेल का? वो बूढ़ी दादी। तो यानी कि जिस तरीके से वो बूढ़ी दादी जो नॉवेल वाली कहाँ जाना चाहती थी? काशी की यात्रा करना चाहती थी, ऐसे ही मेरी भी दादी एक मेन कैरेक्टर को ही की जगह अपने आप को रखती थी। और क्या उनकी भी क्या इच्छा थी? कि वो भी काशी जाए। क्लियर हुआ? सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। और हमेशा दादी को उत्सुकता रहती थी ये जानने की कि आगे नॉवेल में क्या हुआ, आगे काशी यात्रा की नॉवेल में क्या हुआ। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और वो हमेशा मुझे बोलती थी कि बेटा आगे पढ़ के बता क्या हुआ, आगे पढ़ के बता क्या हुआ। क्यों? क्योंकि दादी जी टोटली डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? सुधा मूर्ति के ऊपर, क्योंकि दादी जी कभी स्कूल नहीं गई थी, दादी जी को पढ़ना नहीं आता था। बट आफ्टर हियरिंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल courtyard where we children would also gather to play hide and seek। कहती है कि दादी जी मुझसे वो नॉवेल पढ़ने के बाद, सुनने के बाद पार्क में जाती थी और वहाँ पर बहुत सारी जो लेडीज़ बैठी होती उनके साथ वो एपिसोड डिस्कस करती थी और हम बच्चे पार्क में खेलते थे। आपने भी देखा होगा ना, आप लोग पार्क में खेलने जाते हो, बॉल लग जाती है किसी बूढ़ी आंटी को, वो अपनी बॉल रख लेती हैं और ढोलक बनाकर क्या कर रही होती हैं? वो भगवान के गीत गा रही होती हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पार्क में भी होता था कि सुधा मूर्ति और उसकी दादी पार्क जाया करते थे और सारी जो बूढ़ी औरतें थी वो अपनी इस काशी यात्रा के एपिसोड को डिस्कस करती थी जो उनकी पोती बताया करती थी, और जो सुधा मूर्ति थी वो छुपन छुपाई यानी कि हाइड एंड सीक खेला करती थी, तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story.
तो सुधा मूर्ति कहती है कि वो जो मैं अपनी दादी को सब कुछ पढ़ाती थी, या पढ़ाती नहीं थी इन द सेंस समझाती थी, या नॉवेल के बारे में जो लिखा होता था वो बताती थी, वो जो मेरी दादी थी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ क्यों डिस्कस करती थी, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई थी। बट अब कुछ टर्निंग पॉइंट आता है। क्या आता है बेटा? टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आता है। किसकी लाइफ में? दोनों की लाइफ में, दादी की लाइफ में भी और सुधा मूर्ति की लाइफ में भी। सुधा मूर्ति कहती है कि वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज, यानी कि मैं अपने पड़ोस में, मेरे कज़न की शादी होती है पड़ोस वाले गांव में, कुछ दिनों के लिए वहां जाती हूं। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, क्योंकि उन दिनों में शादी एक बहुत अच्छा इवेंट होता था, मस्ती करने का लिए, मौज मस्ती करने के लिए, पढ़ाई से छुटकारा मिलता था, बुक्स बंद कर दिया करते थे। तो वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरली, वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। बहुत खाते थे, अलग अलग तरीके के पकवान, डिशेस, मोमो, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, ब्ला ब्ला ब्ला, जो आजकल के बच्चे खाते हैं। दैट इज़ नॉट इवन गुड फॉर आवर हेल्थ। बट ऐसे ही वो बोलती है सुधा मूर्ति कि एक बार मैं पास वाले गांव में अपने कज़न की शादी में गई और हमने शादी के मोमेंट्स को बड़ा इंजॉय किया। एंड सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग का मतलब इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, उसका पूरा फायदा उठाया, आनंद उठाया। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि जितने भी बड़े थे, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, सब बिजी थे अपने अपने कामों में। तो हम बच्चों को उस समय आज़ादी मिलती है मस्ती करने की, इंजॉय करने की। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, तो सुधा मूर्ति कहती है कि मैं गई तो थी सिर्फ 1, 2, 3, 4 दिन के लिए, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन मुझे वहां पूरा 1 हफ्ता लग गया। सुधा मूर्ति कहती है मैं गई तो थी 2-4 दिनों के लिए, बट मुझे वहां पूरा 1 वीक लग गया। अब जब 1 वीक हो गया तो देखिए बेटा पीछे से क्या हुआ। व्हेन आई केम बैक, आई कहती है सुधा मूर्ति, जब मैं वापस आई, I saw my grandmother in tears. उसने देखा कि दादी माँ यानी कि कृष्ण का जो 62 ईयर ओल्ड लेडी हैं वो रो रही हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्योंकि वो कहती है आज तक मैंने अपनी दादी को जीवन में, यानी कि जीवन मतलब मेरी भी 12 साल की उम्र हो गई, सुधा मूर्ति कहती है मैंने टफ से टफ सिचुएशन में अपनी दादी को कभी भी परेशान होते हुए नहीं देखा, रोने की बात तो बहुत दूर। What had happened? I was worried. मुझे बड़ी चिंता हुई। अवा, is everything all right? Are you okay? उसने पूछा क्या अवा, जैसे आप लोग नॉर्थ इंडियंस अम्मा बोलते हो, माजी बोलते हो, दादी बोलते हो, माँ बोलते हो, ऐसे ही वो अपनी ग्रैंड मदर को अवा कहती थी। क्यों? विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, यानी कि कन्नड़ भाषा में माँ को आवा कहा जाता था। तो वो अपनी दादी से पूछती है कि आवा, व्हाट हैपेंड, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत हुआ? कहती है उन्होंने मुंडी हिलाई। शी नॉडेड, सिर्फ शी नॉडेड, थोड़ा गर्दन से एक्सप्रेशन दिया, बट डिड नॉट रिप्लाई, आंसर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। हम बच्चे थे, 12 साल की थी, मैं भूल गई, खेल में थी, मस्ती में थी। भाई बड़े ही तो हमारी चिंता करते हैं, मम्मी आपसे बार बार आके पूछती है अरे बेटा क्या हुआ, बता आज तेरा मूड अपसेट क्यों है। जब तक आप नहीं बताओगे आपके बड़े, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपसे बार बार पूछते रहेंगे। बट हमने डिनर कर लिया। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। पहले नेचर का एंजॉयमेंट लेकर सोते थे, तो यानी कि जो सुधा मूर्ति थी वो भी अपनी दादी के साथ छत पर सोया करती थी खुले में। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। तो आवा केम, मेरी दादी आई और मेरे पास आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, मतलब बड़े प्यार से, जैसे आपने देखा होगा ना आपकी दादी, आपके दादा कभी आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाते होंगे, रात को सोते वक्त सुनाते होंगे, कितने प्यार से आपके फोरहेड पे हाथ रखते हैं, कितने प्यार से आपको पुचकारते हैं, दुलारते हैं। तो सेम उसी फीलिंग से दादी आई और सुधा मूर्ति के पास आकर बैठ गई। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। तो सुधा मूर्ति कहती है कि मुझे एहसास हुआ, मुझे ये फील हुआ कि दादी कुछ कहना चाहती हैं। तभी मैंने पूछा कि दादी व्हाट इज द मैटर, कि क्या हुआ, आज आप दिन में इतना परेशान क्यों थी, आज आपने मुझे बताया नहीं कि क्या दिक्कत हुई। अब दादी जी बोलना शुरू करती हैं।
यहां से आती है दादी जी का एक्सप्लेनेशन। किसका एक्सप्लेनेशन? दादी जी का। दादी जी बताती है अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। क्या? कि व्हेन आई वॉज यंग गर्ल, ये सब ग्रैंड मदर बता रही है अपने बारे में, ध्यान से सुनना। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, यानी कि जब मैं एक छोटी लड़की थी, आई लॉस्ट माई मदर। यानी कि दादी कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। एंड देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर, मुझे देखने वाला कोई नहीं था। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, यानी कि मेरा टेक केयर करने वाला उस समय पर कोई नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। एंड माई फादर वॉज अ बिजी मैन, पिताजी बिजी आदमी थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, यानी कि उन दिनों लड़कियों को पढ़ाना असेंशियल मीन्स ज़रूरी नहीं समझा जाता था, और इसीलिए आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और मेरी बहुत ही छोटी उम्र में शादी भी हो गई, बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, फिर मेरे पोता पोती यानी कि सुधा मूर्ति तुम पैदा हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और उसके बाद मैंने अपने जीवन को तो कभी देखा ही नहीं, सिर्फ अपने बच्चों और अपने पोते, अपने पोतियों, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एंजॉय कराने में लगी रही। तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, तुम लोगों को खिलाना, बस अब मुझे इसी में खुशी मिलने लगी। But at times I used to regret not going to school. So I made sure that my children and grandchildren studied well. हाँ, मुझे कभी कभी फील होता था, ये एहसास होता था कि पढ़ाई ना करना एक बहुत बड़ा गलत कदम था। चाहे वह भले ही वो उस ज़माने में ऐसा लोग किया करते थे, या भले ही मैंने नहीं पढ़ा, बट जो भी किया वो गलत किया। लेकिन मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ, मैं अपनी आने वाली जनरेशन्स के साथ ये सब कुछ होने नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चों को, अपनी पोतियों को, अपने पोतों को, अपने आने वाली जनरेशन्स को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब सुधा मूर्ति सोच रही है दादी को क्या हो गया, 62 ईयर्स की हो गई, आज तक तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की, आज अचानक रात को खाना खाने के बाद मुझे उठाकर ये अपने पास्ट की बातें क्यों बता रही हैं। ये आजकल होता है ना यंग जनरेशन्स के साथ, हमें लगता है अरे यार ये सब कुछ एवं ही हमें क्यों बता रही हैं, बट दिस इज द रियलिटी। ये सच है मेरे बच्चों, आज वो बूढ़े हैं, कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे। इट मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स नीड्स वॉट, दे नीड्स लव एंड अफेक्शन। जैसे बचपन में आपको प्यार मिल चाहिए था, ऐसे ही बुढ़ापे में आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी सेम बिहेवियर आपसे चाहिए। बट आते हैं वापस चैप्टर पे। यहाँ सुधा मूर्ति कहती है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, यानी कि मेरी 62 ईयर्स की बूढ़ी दादी एक 12 साल की लड़की को द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, अपने जीवन की कहानी आधी रात को, देखो सब कुछ दो दो से हो रहा है, दादी 62, मैं 12 और समय भी बच गए 12, और दादी मुझे ये कहानी बता रही है अपने पास्ट की। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मैं अपनी दादी से बहुत घनिष्ठ प्रेम, बहुत एक्सट्रीम प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। इसका मतलब वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो कारण है, एवं ही दादी कुछ भी नहीं बोल रही, मैटर कुछ तो सीरियस है। मैंने उनकी चेहरे की तरफ देखा, इट वॉज अनहैप्पी, शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। बच्चों, वो खुश नहीं थी। एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में फिर से आंसू देखे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, मतलब मेरी दादी एक बहुत ही खूबसूरत औरत हैं, और वो हमेशा मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा। लेकिन आज जो ये उनके चेहरे पर घबराए हुए, चिंता वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें कुछ ऐसा है जो उनके मन को बार बार करेल रहा है और बोल रहा है कि नहीं, ये तेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती हुई तुझसे। मैं आगे झुकी एंड हेल्ड हर हैंड। तो सुधा मूर्ति आगे बढ़ी और दादी जी का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में लिया और बोला, आवा माता, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ। दादी रोइए मत, प्लीज़ बताइए अपने इस पोती को। कहती है, हाँ बेटा,
यस आई नीड योर हेल्प। बिल्कुल मेरे बच्चे, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर ऑलवेज अवे, ऑलवेज नहीं अवे, जब तुम मुझसे दूर थी। कहाँ थी, कहाँ गई थी? शादी में गई थी। कहाँ? पड़ोस वाले विलेज में। किसकी? कज़न की। कितने दिनों के लिए? फॉर अ कपल ऑफ डेज। बट आई कितने दिन में? एक हफ्ते में। तो बच्चों, दादी कहती हैं कि जब, हाँ मुझे तेरी ज़रूरत है, जब तू वहाँ गई थी ना, कहती है हाँ दादी, तब वो करमवीरा यानी कि वो जो नॉवल थी, किसने लिखी थी? त्रिवेणी ने। वो एज यूजुअल आई ओपन द मैगजीन, मैंने उस मैगजीन को खोला, बट आई सॉ द पिक्चर्स दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। मैंने उस स्टोरी को खोला, उस चैप्टर को खोला, जो पिक्चर्स थी उनसे समझने की कोशिश करी, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि उस चैप्टर में, उस नॉवेल में, उस अगले पार्ट में क्या लिखा था। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मैंने बहुत बार उस चैप्टर पे, उस पेजेस पे अपने हैंड्स को रब किया, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड, और कोशिश की कि काश भगवान कुछ समझ में आ जाए, लेकिन जादू नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ डे, बिकॉज देर इज़ नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। तो दादी को भी ये बात पता थी कि हाथ रगड़ने से, हाथ रब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ही नहीं, बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, सो इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड। यहाँ दादी जी को एहसास होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती और तो मुझे तुम्हारा इंतज़ार ना करना पड़ता, बट मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, मुझे लगा तुम जल्दी आ जाओगी, मेरे लिए पढ़ोगी, मुझे पढ़कर सुनाओगी। और आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने सोचा भी कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें बोलूँ कि बेटा मेरे लिए पढ़ के बताओ, बट आई कुड have asked somebody in this village but I was too embarrassed। और पूछा कि चलो तुम्हारे पास ना आकर किसी और गांव के व्यक्ति से पूछ लेती हूँ, तो मुझे क्या महसूस हुआ? मुझे एम्बैरेसमेंट फील हुई, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसे आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कोई बैंक में जाता है तो बोलता है अरे ये मेरा फॉर्म भर दो, तो लोग कहते हैं हम क्यों भरे, आप पढ़ी क्यों नहीं थी? अरे हर आदमी ज़रूरी नहीं है जानबूझकर नहीं पढ़ा, पहले के लोगों की मजबूरियां भी हुआ करती थी। तो इन दादी को भी ऐसे ही मजबूरी फील हुई कि अरे यार उस समय हालात नहीं थे, या मेरे घर वालों ने पढ़ाया नहीं, या फिर गर्ल एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, और किसी और से पूछूं तो कहीं कोई मना ना कर दे। तो दादी जी को बड़ी एम्बैरेसमेंट फील हुई। सो आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कैसे किसी के ऊपर निर्भर हूँ और हेल्पलेस हूँ। वी आर वेल ऑफ। देखो एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। पैसा हर एक चीज़ नहीं खरीद सकती। दादी कहती है हम कितने वेल ऑफ है। वेल ऑफ मतलब पैसे से अच्छे हैं, बट व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। बट उस पैसे का क्या फ़ायदा जब मैं अभी भी किसी के ऊपर निर्भर हूँ। तो उस समय सुधा मूर्ति कहती है आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। ये लाइन है मेरे प्यारे बच्चों सुधा मूर्ति की। कहती है उस समय मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे कि मैं दादी को क्या बोलूँ कि कैसे आप जो बोल रही हैं वो सही है गलत। आज तो हमारे पास चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल है, फ़ोटो क्लिक करते हैं, हिंदी का इंग्लिश बनाते हैं, ट्रांसलेशन हमारे सामने आ जाती है। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसा तो था, लेकिन दादी कहती है ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आदमी को किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े, डिपेंड रहना पड़े। सो यहाँ दादी जी जो गांधी जी नहीं सॉरी यहाँ जो है दादी जी वो एक प्रण लेती हैं। क्या लेती है मेरे बच्चों? रेजोल्यूशन, एक शपथ लेती हैं, एक कसम खाती है कि आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। यानी कि कल से मैं अपनी कन्नड़ भाषा की पढ़ाई करना शुरू करूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। एंड आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और उन्होंने अपनी क्या एक डेडलाइन, एक अंतिम तिथि भी तय कर ली कि उस दिन तक मैं अपनी लैंग्वेज सीख चुकी होंगी। That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent। तो ये जो पैराग्राफ है ये उनकी डिटर्मिनेशन को, डेडिकेशन को, डिवोशन को दर्शाता है कि वो
इतनी ज़्यादा प्रेरित हो चुकी थी कि अब तो उन्हें पढ़ना ही है। मेरे प्यारे बच्चों, एज क्या थी? 62। और हम थोड़े से नुकसान से, थोड़ी सी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, अरे अब कैसे होगा। देखिए, दादी की एज है 62, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, राइट। तो आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, वो जो दृढ़ संकल्प था मुझे वो दादी के चेहरे पे दिखाई दिया। येट आई लाफ्ड एट हर, मैं फिर भी उनकी तरफ मुस्कुराई कि उन्हें दुख फील ना हो। और मैंने पूछा, आवा, अरे माँ, एट द एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फाबेट? 62 साल की उम्र की हो गई, कैसी बातें करते हो? जोश में होश मत गवा बैठना। हो सकता है ना कई बार आदमी बहुत ज़्यादा नाराज होता है तो गुस्से में कमिटमेंट करता है, अब देखता है मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन उसको लंबे समय तक बहुत कम लोग अपने पास रख पाते हैं। तो इसलिए उस बच्ची ने भी कहा, अरे दादी 62 ईयर्स की एज हो गई, अब कैसे अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखोगी? सारे बाल तो आपके सफ़ेद हो गए, आपके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ गई, रिंकल्ड हैं, यू वियर स्पेक्टिकल्स, चश्मा लगाते हैं, पूरा दिन किचन में इतना काम करते हैं। बच्चों की तरह आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, यानी कि हाफ जोकिंगली मैनर में, जोक क्रैक करते हुए, मजाक मूड में, फन मूड में मैंने दादी का मजाक बनाया। बट शी जस्ट स्माइल्ड, दादी ने कुछ नहीं कहा, दादी ने सिर्फ मुस्कुराया और क्या कहा, फॉर अ गुड कॉज, अच्छे कारण के लिए, अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आपने ठान लिया है, तब आप यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, फिर आप किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, अगर आपका मकसद सही है, अगर आपकी मेहनत सही है। तो आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। और दादी जी ने ये प्रण ले लिया, ये रेजोल्यूशन ले लिया कि अब तो मुझे करना ही है, चाहे कितनी भी मेहनत लगे। और क्या कहा, फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और अगले ही दिन से उन्होंने अपने ट्यूशन स्टार्ट कर लिए। और ट्यूशन में टीचर कौन थी? टीचर थी सुधा मूर्ति। और स्टूडेंट थी कौन? स्टूडेंट थी ग्रैंड मदर। देखो, ये भी कमाल की बात है ना। हमें बड़े पढ़ाते हैं, छोटे पढ़ते हैं, यहाँ उल्टा था, यहाँ छोटे टीचर बन गए, बड़े स्टूडेंट हो गए। तो अगले दिन से उनका ट्यूशन स्टार्ट हो गया। अवा यानी कि जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग, यानी कि जितना उन्हें होमवर्क दिया जाता था वो बड़ी डेडिकेशन के साथ उसे कंप्लीट करके लाती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो उसे पढ़ती थी, रिपीट करती थी, बोलती थी, लिखती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो सुधा मूर्ति कहती हैं, मैं उनकी पहली टीचर थी क्योंकि दादी आज तक कभी स्कूल नहीं गई और मैं तो अभी बच्ची थी, इसलिए अभी मेरा टीचर बनने का तो कोई ख्याल नहीं था, तो इसलिए वो भी मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, कभी कभी हल्का फुल्का ऐसा तो लगता है कि भविष्य में मैं एक दिन क्या बनूंगी, कंप्यूटर साइंस की टीचर और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी। बट खैर छोड़िए, दशहरा फेस्टिवल आ गया। दशहरा फेस्टिवल क्या था बच्चों? दादी द्वारा रखी गई हुई डेडलाइन। तो सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा। मैंने चुपचाप दादी जी के लिए एक वो जो नॉवेल थी किसकी, त्रिवेणी की, काशी यात्रा, जो अभी अभी पब्लिश हुई मार्केट में, नया उसका क्या कहते हैं एडिशन आया, वो उसने अपनी दादी जी के लिए परचेज किया। एंड माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी दादी ने मुझे बुलाया टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल, और मेरी दादी जी ने मुझे स्टूल पर बैठा दिया। शी गेव मी अ फ्रॉक मटीरियल, यानी कि दादी ने पोती को, सुधा मूर्ति को एक फ्रॉक मटीरियल यानी कि फ्रॉक गिफ्ट में दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा काम किया, ऐसा जो नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता। शी बेंड डाउन, शी कौन? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर झुकी एंड टच द फीट, माई फीट मतलब सुधा मूर्ति। दादी झुकी और उन्होंने सुधा मूर्ति के पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज्ड। सुधा मूर्ति घबरा गई एंड टेकन अबैक, और पीछे एकदम से हुई, अरे दादी क्या कर रहे हो? बूढ़े लोग नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। बूढ़े का मतलब यहां पर है बड़े, कि बड़े लोग छोटों के पैर
नहीं छूते, बल्कि दादी हमने हमेशा सीखा है दैट टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। बल्कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भगवान के, बड़ों के और अपने शिक्षकों के, टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है इंडियन कल्चर में। सो इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। वो कहती हैं हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, लेकिन आज कुछ उल्टा हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, लेकिन ये सही नहीं है। सुधा मूर्ति कहती है दादी जी ये सही नहीं है। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर। दादी देखो कितनी अच्छी बात कहती है, वो कहती है कि शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। वो कहती हैं कि मैं एक शिक्षक के पैर छू रही हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं, क्योंकि दादी ने उन्हें अपने मन से क्या मान लिया था, अपना शिक्षक, अपना अध्यापक। एंड अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। और अब दादी जी नॉवल पढ़ना सीख गई थी। आज वो बड़ी खुश थी क्योंकि वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट। एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स। और दादी जी कुछ कहते हुए 4-5 लाइनें इस चैप्टर्स को ख़त्म करती हैं और क्या कहती है, क्या हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। शिक्षक को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जाति क्या है, उसकी धर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एज क्या है, उसकी रिलीजन क्या है। टीचर टीचर होता है। और आपने इंडियन कल्चर में पढ़ा भी है मेरे बच्चों, क्या हम भगवान से पहले या किसी भी चीज़ से पहले क्या पढ़ते हैं, गुरुर देवो हैं। गुरुर मैं तो स्लोगन भी भूल गया, गुरुर एकदम से आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो गुरु के ऊपर ही हम लोगों ने स्लोगन लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर। तो मैंने भी क्या कहते हैं, उन रिटर्न मैंने भी अपनी दादी को क्या किया, नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट एंड शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा। दादी जी ने भी फटाफट उसको खोला और मैंने उनको देखा कि वो बड़ी खुश थी अपने हाथ में एक नॉवेल पाकर जिसका नाम था काशी यात्रा, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, बाय त्रिवेणी। एंड आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। और मैं समझ गई थी कि आज दादी जी बहुत खुश हैं। और फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बेटा दैट शी सक्सीडेड इन हर लाइफ, वो सफलता पर खुश है जो उन्होंने आज हासिल कर ली। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैंने आपको बिना रीटेक के, बिना एडिटिंग के पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। कोई मिस्टेक हुई हो, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही हम आपके अपकमिंग बहुत सारे चैप्टर्स में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।